नाम है प्रशांत। वेलकम टू द बीआईसी। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल दो टॉपिक्स के बारे में एंड इनको अपन डिटेल में समझने वाले हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। नंबर वन, सबसे पहले बात करेंगे स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है एंड क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड नंबर सेकंड की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं उसका बैलेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसको किस तरीके से बैलेंस यहाँ पे किया जाता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं दीज टू टॉपिक्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे अगर अपन स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहले अपन को फॉलोइंग स्टेप समझने पड़ेंगे। नंबर वन, फर्स्टली रिएक्टेंट्स आर रिटन देन प्रोडक्ट्स आर रिटन आफ्टर एरो। सबसे पहले आपको रिएक्टेंट लिखने होते हैं एंड देन प्रोडक्ट लिखना होता है। यहाँ पे कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होने वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर, नंबर वन। एंड नंबर टू, कि उन रिएक्टेंट्स की वजह से जब रिएक्शन होगी तो क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल के आने वाले हैं। तो ये दोनों के बारे में आपको पहले से ही पता डेफिनेटली होना चाहिए। लाइक मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन अपन को करानी है। तो यहाँ पे अपन को पता है कि अपने रिएक्टेंट्स नंबर वन हाइड्रोजन होने वाला है, नंबर टू ऑक्सीजन होने वाला है एंड ये भी अपन को पता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वाटर होने वाला है। तो इसके बारे में पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सेकंड, मोर देन वन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस। अगर आपके रिएक्टेंट्स वन से ज्यादा है, लाइक इस केस के अंदर यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, नंबर वन हाइड्रोजन एंड नंबर टू ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों के दोनों ज्यादा है वन से, तो इन दोनों को किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, प्लस साइन से। यहाँ पे प्लस साइन से सेपरेट किया जाएगा। ओके, तो जगह आइए इसको लिखते हैं। लिखने से पहले आपको एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है कि जो रिएक्टेंट्स आप लेने वाले हैं, यहाँ पे जो अगर हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, कौन सी स्टेट के अंदर आपको अवेलेबल होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन कभी भी H नहीं मिलता है, ये इस तरीके से नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन आपको किस तरीके से लेना है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लेना है एंड जो मॉलिक्यूल होता है वो H2 का मॉलिक्यूल होता है। सेम केस अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कभी O नेटिव ऑक्सीजन कभी नहीं मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये हमेशा O2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको H2 लेना है यहाँ पे एंड यहाँ पे O2 ही लेना है। ओके, केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और जरा लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो H2 एंड ऑक्सीजन O2। ओके, एंड इन दोनों को किससे सेपरेट करेंगे अपन, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय द प्लस एंड एरो, दिस एरो कम्स हियर। क्या बनने वाला है, अपन को पता है कि इसका जो फॉर्मेशन होगा वो वाटर बनने वाला है, तो इसका भी आपको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए। तो वाटर का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे H2O। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी बहुत इजीली। नाउ थर्ड पॉइंट चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होनी चाहिए रिएक्टेंट साइड भी एज वेल एज प्रोडक्ट साइड भी। तो इसका मतलब क्या है, मास इज कंजर्व। एक्चुअल में जो मास होता है वो कंजर्व होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। आप समझिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास होगा एंड H2O जो बना है रिएक्ट प्रोडक्ट, उसका भी कुछ ना कुछ मास होने वाला है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होता है, यानी कि मास में कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं आएगा। जो मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन होगा वही मास वाटर का कंबाइन बराबर यहाँ पे आएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। एंड ये कंबाइन मास इक्वल कैसे होगा, यानी कि इन दोनों का मास और इसका मास इक्वल कब होगा, जब नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से सेम होंगे, लाइक मैं एग्जांपल दूं तो हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन में अभी यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एंड ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ओके, तो यहाँ पे 2 एटम्स है दोनों के बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन के बाद में कितने हैं यहाँ पे 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं एंड 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी डिसबैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन के एटम में डिसबैलेंस हो चुका है एंड ऑब्वियसली मास यहाँ पे बराबर आने वाला नहीं है, तो मास का डिफरेंस आ गया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इस स्टेप में नाउ लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन ईदर साइड।
आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे। ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा? वेल, यहाँ पे तो H2 का एक ही मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। आप जानते हो कि मॉलिक्यूल दो एटम्स हैं और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का एंड यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है H2O का। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं एंड इसको चेंज कर सकते हैं, देन आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं एंड यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं ना, अगर आप अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाएंगे कि काफी हद तक इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब जरा अब अपन बात करें, लेट मी राइट इट विद द रेड मार्कर। अगर अपन अब बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2 to the 4 एटम्स हैं। आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है या तो दो मॉलिक्यूल है, 2 to the 4 दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स हुए हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के स्टिल 2 ही है तो इसको 2 ही रहने देंगे। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स तो हाइड्रोजन के हैं एंड 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ये 2H2O का मतलब हो गया H2O एंड H2O। तो 4 एटम दो 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के एंड 2 ऑक्सीजन के हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो गई? कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। ओके, यहाँ पे समझ सकते हैं सारे लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। तो इसीलिए आपको बैलेंसिंग भी आना चाहिए, इसको मैं आपकी थोड़ी हिंट दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो की जो आने वाला पार्ट है उसके अंदर। फटाफट से इसको आप समझ लीजिए, देन मूव करते हैं। तो आइए जरा यहाँ पे अब कुछ और पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। नंबर 1, फॉर अ बैलेंस्ड इक्वेशन फिजिकल स्टेट्स आर आल्सो मेंशन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर किसी केमिकल इक्वेशन के लिए वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर जरूरी होता है कि आप उसकी फिजिकल स्टेट्स यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट्स है उनको भी आप क्लियरली मेंशन करें। इस फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती है? यहाँ पे बेसिकली 4 आपको देखने को मिलेंगी, लिक्विड्स, गैसियस, सॉलिड। ये तो आप तीनों जानते ही हैं, LGS। इनको आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को L से, गैसियस को G स्मॉल g से एंड सॉलिड को स्मॉल s से। वेल, एक तीसरी भी होती है एक्वस स्टेट। ओके, एक्वस स्टेट से अपन बोलते हैं, ये तब लिखा जाता है जब जो रिएक्टेंट है वो भी किसी ना किसी सॉल्यूशन के अंदर हो, एज वेल एज जो प्रोडक्ट है वो भी किसी ना किसी सॉल्यूशन के अंदर हो। जरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो मैंने रिएक्शन लिखी थी, तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर था, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो गैसियस स्टेट के अंदर थे, तो G मैंने यहाँ पे यूज किया है। ऑक्सीजन ऑब्वियसली गैसियस स्टेट के अंदर ही अवेलेबल था, तो G। एंड जो वाटर बनेगा, जो वाटर बनने वाला है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बनने वाला है, तो यहाँ पे मैंने L का यूज यहाँ पे कर दिया। ओके, सेकंड केस के अंदर देखिए, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, चूना जिसे अपन कहते हैं वो। H2O ये वाटर हो गया, तो लिक्विड स्टेट के अंदर अवेलेबल है, तो L लगा दिया यहाँ पे। एंड जो रिजल्ट बन के आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन के आएगा वो एक्वस स्टेट के अंदर बन के आएगा, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट एक्वस होगी। नाउ एक्वस से मेरा मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर। ओके, तो ये इसका मतलब हो जाता है बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर। फिर जरा बात करते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उनके लिए ये सिंपल अपन यूज कर सकते हैं। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिएक्शंस यानी कि अगर रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे इस केस के अंदर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही थी हाइड्रोजन के साथ एंड अमोनिया गैस बन रही थी, यहाँ पे 2NH3 अमोनिया होता है ये। ओके, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी वापस रिएक्ट करके अपने आप से ही या फिर डिकम्पोज होके, जैसा भी ये है इस केस में डिकम्पोज ही होगा, डिकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट्स बना सकता है। यानी कि ये रिएक्शन 2 वे होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं एंड प्रोडक्ट्स आपस में वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं एंड इनके लिए आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कुड आल्सो बी मेंशन्ड। ये अब ऑप्शनल बात आ जाती है कि टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है। वो किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे आप टेम्परेचर भी करेंगे एज वेल एज प्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं कि किस प्रेशर पे वो जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही स्पेसिफिकली रिएक्शन होती है, हायर क्लासेस में आप जानेंगे। तो ये लाइक इसी रिएक्शन को देखते हैं जरा।
तो यहाँ पे ये रिएक्शन होने वाली है 200 एटॉमिक प्रेशर पे, एंड जो टेम्परेचर होने वाला है वो 773 केल्विन पे होने वाला है, यानी काफी हीट होती है ये, काफी हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस होगी। ओके, फॉर हीट एक्सचेंज, अगर किसी तरह का हीट एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज से मेरा मतलब है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। नाउ इसका मैं लिख देता हूं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इससे मेरा मतलब क्या है? वेल, एक्सोथर्मिक आप इससे याद रख सकते हैं, एग्जिट वर्ड से याद रख सकते हैं। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है रिएक्टेंट्स से। ओके, एंड जो एंडोथर्मिक होती है वो जस्ट उल्टी हो जाएगी इसकी, यानी कि हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी आसपास की सराउंडिंग्स में से। ओके, तो इस तरह की रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है। वाइल ये वाला जो केस है कैल्शियम ऑक्साइड वाला, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस है, यानी कि हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट से बाहर जा रही है हीट, बट ट्रांसफर तो हो रहा है। तो उसके लिए अपन ये सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हीट एक्सचेंज का सिंबल है, एंड इसको जो एरो होता है जस्ट उसके अबव प्लेस किया जाता है। तो आप दो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ट्रायंगल किस चीज का है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर हीट एक्सचेंज दिस सिंबल कैन बी यूज्ड। वैसे इसको ग्रीक में डेल्टा बोलते हैं, बट यू कैन यूज इट। एंड लास्ट पॉइंट, कैटलिस्ट यूज इन अ रिएक्शन आर रिटन अबव द एरो। जो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि किस कौन कौन से कैटलिस्ट यूज किए गए रिएक्शन के अंदर, वो आपको मेंशन करना जरूरी होता है। आपके ब्रीफ नोट के लिए बता दूं, कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन की रेट को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यही रिएक्शन अगर एक दिन में होगी तो काफी स्लो हो जाएगी। अगर इस रिएक्शन को रेट आपको बढ़ानी हो, यानी रेट को चेंज करना हो, तो अपन कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे रिएक्शन एक दिन में तो नहीं होगी बल्कि जल्दी हो जाएगी। तो कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं, इसके भी बारे में आने वाले वीडियोस में बात करूंगा, बट स्टिल आप इसको ये समझ सकते हैं। एंड अगर एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन होता है, इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस के साथ। बाय द वे ये गैस के फॉर्म में ही होगा, एंड इसके अंदर जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है बेसिकली, इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है रेने निकल, यानी निकल के, रेने निकल का मतलब होता है निकल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अपन लेते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होता है वो अपन लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर। और जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनने वाला है CH3 बॉन्ड विद CH3, इसको बोलेंगे अपन इथेन। एंड बाय द वे ये भी गैसेस फॉर्म के अंदर ही होने वाला है। ओके, सो आप कैटलिस्ट को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जस्ट अबव द एरो, जिससे आपकी इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बोथ और ज्यादा बैलेंस एंड और ज्यादा इंफॉर्मेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो आई थिंक आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से इक्वेशन को लिखा जाता है एंड किस तरीके से एक इक्वेशन को बैलेंस भी किया जाता है बाय जस्ट इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। Well, you can take the screenshot of this part if you want to practice at home, and आइए जरा अपन एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये स्टेप्स किस तरीके से फॉलो होते हैं एंड किस तरीके से अपन एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, परफेक्ट केमिकल इक्वेशन में कहूंगा उसे। तो देखते हैं जरा एग्जांपल से। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे जो दोनों रिएक्टेंट है मीथेन और ऑक्सीजन, एंड जो बनता है प्रोडक्ट वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसकी अपन केमिकल इक्वेशन अपन को लिखनी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखी है नंबर ऑफ एटम्स के लिए, ताकि मुझे पता है एटम नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है रिएक्टेंट्स में कितने हैं एंड प्रोडक्ट में कितने हैं, तो वो करने में आसानी होगी इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले एक रफ इक्वेशन बनाते हैं। नंबर 1, पहली मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, तो CH4 यहाँ पे लिख देंगे। ऑक्सीजन जो होती है वो होती है O2 एंड दिस गिव्स, क्योंकि ये रिएक्शन होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो CO2 एंड जो वाटर बनेगा वो H2O। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे रिएक्शन का लिख दिया, बिकॉज मुझे पता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी थी। तो अब जरा बैलेंस करके देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं सबसे आसान पार्ट से स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट लिख देता हूँ। तो जो मीथेन होता है वो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो स्मॉल g, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होने वाली है वो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होने वाली है, एंड जो वाटर होगा वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर ही निकलेगा। ओके,
H2O गैसेस फॉर्म के अंदर, यानी कि स्टीम निकलेगी। एटम्स की बात करें तो यहाँ पे कार्बन का एटम एक है, यहाँ पे भी कार्बन का एटम एक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 1 है, तो 1 1 यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 एंड 3। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 एटम्स ऑक्सीजन के, 2 इसमें और 1 इसमें, तो ये डिसबैलेंस है। एंड हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ओके, सो ये इस तरीके से इक्वेशन है। फटाफट से यहाँ पे नंबर्स को बैलेंस करते हैं, तो ये हो जाएगा CH4 स्मॉल g प्लस 2O2। मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के वो मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपकी बार, एंड ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2G प्लस 2H2 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे 3 लेंगे, सॉरी आपको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, आई थिंक 2 इज इनफ, 2 इज इनफ, ओके 2 इज इनफ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन ऑलरेडी बैलेंस, तो इसमें ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, 4 हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पे 4 हो गए, तो यस आफ्टर 4 एंड 4, तो यस हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थी एंड यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस आपकी हो गई। तो आई थिंक ये केमिकल इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है। एंड मुझे पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, तो मैंने यहाँ पे डेल सिंबल भी इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, तो एक काफी अच्छा एग्जांपल था बैलेंसिंग का एंड किस तरीके से लिखते हैं इक्वेशन का। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहीं पे वीडियो खत्म हो जाता है। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ आज के टॉपिक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना फ्रेंड के साथ एंड कमेंट आप करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।